साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी अड्डा पे। तो बिहार शिक्षक भर्ती जो कि बीपीएससी के द्वारा लिया जाएगा उसके लिए मॉक टेस्ट चल रहा है और ये एजिटेरिया पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित किए गए मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट 2 है। आज सारे मॉक टेस्ट को कवर करेंगे। कुल 15 मॉक टेस्ट है इसमें एजिटेरिया पब्लिकेशन के द्वारा। उसके बाद हम लोग किरण स्टार्ट करने वाले हैं, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पेन पेपर ले लीजिए, बैठ जाइए, और जो लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न देख लीजिए। पहला प्रश्न क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से विशाल स्नानागार, यानी जो बात का है विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से ही जो है विशाल स्नानागार के अवशेष मिला है। और मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ है? तो ये पाकिस्तान में है। ठीक है, अगला चलिए। अभी वर्तमान में जो है पाकिस्तान किस लिए फेमस चल रहा है? तो आपको मालूम है सीमा हैदर केस है ना, सचिन और सीमा हैदर केस। इस को भी ध्यान में रखिएगा। अगला चलिए, इंडिका नामक ग्रंथ की रचना किसने किया था? तो इंडिका नामक जो ग्रंथ है उसकी रचना जो है मेगास्थनीज ने किया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मेगास्थनीज। अगला प्रश्न है, भारत और 10 राजाओं, याद रखिएगा, भारत और 10 राजाओं के बीच एक युद्ध हुआ था जिसको बोला जाता था दसारज युद्ध। वह किस नदी के तट पर हुआ था? तो दसारक जो युद्ध है वह परूसनी नदी के तट पर हुआ था, यानी ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, परूसनी नदी। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध के जन्म से। तो 563 आपसे पूछा गया है, 563 ईस्वी में गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था? तो मालूम है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म है उसको उनका जो हुआ था वो हुआ था नेपाल के लुम्बिनी में। ठीक है, कहां पर? नेपाल के लुम्बिनी में। और गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। यह भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, विक्रम संवत का आरंभ माना जाता है। तो विक्रम संवत का जो आरंभ है वह 57 ईसा पूर्व माना जाता है। कब माना जाता है? 57 ईसा पूर्व माना जाता है। ईसा पूर्व जरूर देखिएगा। यहाँ देखिए एक ऑप्शन में आपको ईस्वी देके कंफ्यूज भी किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, गुप्त शासकों के शासकीय यानी राजकीय भाषा क्या था? आपसे पूछा गया है गुप्त जो शासक थे उनकी राजकीय भाषा क्या था? तो उनका राजकीय भाषा था संस्कृत। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था? साथियों, एलोरा का जो प्रसिद्ध मंदिर है, शिव मंदिर जो है, ये कहां पर पड़ता है? ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पड़ता है। और इसका जो निर्माण है राष्ट्रकूट के शासक थे कृष्ण प्रथम, उन्होंने ही बनवाया था। ऑप्शन है आपका कृष्ण प्रथम, ऑप्शन ए। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर, कृष्ण प्रथम। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो साथियों, महमूद गजनवी जो है ना भारत पर 1009 से लेकर 1027 ईस्वी तक कुल 17 बार जो है आक्रमण किया था। तब मेन पर्पस आक्रमण का क्या था? एक तो धन का लूट था, दूसरा अपना इस्लाम का प्रसार भी था। ठीक है, इसने काफी धन प्राप्त किया था यहाँ से जो है। और लास्ट जो है सोमनाथ वाला जो आक्रमण आपने पढ़ा होगा, तो वहां से भी काफी धन की प्राप्ति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो साथियों, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक जो है इल्तुतमिश को माना जाता है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 10 देखिएगा, किस राजवंश ने दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन किया था? तो साथियों, जो राजवंश दिल्ली सल्तनत के समय में सबसे कम समय तक शासन किया था वह था खिलजी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, अकबर के समय संपूर्ण साम्राज्य को कितने सूबे में विभाजित किया जाए? देखिए, अकबर जो है ना अपने साम्राज्य को एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस बोले तो जो उसका जो शासन था तो उसको सही रूप से चल सके उसके लिए उसने 12 भाग सूबों में डिवाइड किया था। तो चूंकि 12 यहाँ पर ऑप्शन में कहीं नहीं दिया, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा 12। ठीक, अगला चलिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यहां पर एक यूरोपीय देश दे दिया गया है, दूसरा है स्थापित प्रथम कारखाना। ये ऐसे टाइप के प्रश्नों को जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो पुर्तगाल जो है अपना स्थापित पहला जो है पुर्तगाली लोग जो है वो कोचीन में स्थापित किया था, सही है। डेनिश जो है त्रावणकोर में किया था, यह भी सही है। डच लोग जो है मसूलीपट्टनम में किया था, यह भी सही है। लेकिन फ्रांसीसी जो है ना, फ्रांसीसी कालीकट में ना करके सूरत में किया था। कहां पर किया था? सूरत में पहला कारखाना स्थापित किया था। तो ये मैच नहीं है, तो ये क्या होगा? इसमें सही आंसर हो जाएगा। मैच नहीं है ये अगर सूरत रहता तो मैच हो जाता।
भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? देखिए, भारत आने वाला प्रथम जो अंग्रेज था ना, वह था जॉन मेंडल हॉल। तो इस प्रश्न, ये यात्री था, अंग्रेज यात्री था और ये भारत पहले आया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉन मेंडल हॉल। अगला प्रश्न देखिएगा, किस उत्तरकालीन मुगल शासक को लंपट मूर्ख कहा जाता है? तो इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। लंपट मूर्ख पूछा जाएगा, रंगीला शासक पूछा जाएगा, घृणित कायर पूछा जाएगा, शेर बेखबर पूछा जाएगा। तो ये जो ऑप्शन में दिया हुआ है, अब यहाँ पर देखिए जो आपको दिया हो मुअज्जम, पहला ऑप्शन क्या है आपको? मुअज्जम। तो इसको क्या कहा जाता था? मुअज्जम को बोला जाता था साहिब बेखबर बोला जाता था। और फर्रुखसियार जो है ना, फर्रुखसियार को बोला जाता था घृणित कायर, घृणित कायर के रूप में फर्रुखसियार को बोला जाता है। वहीं जहादर शाह को क्या बोला जाता था? जहादर शाह को लंपट मूर्ख बोला जाता था। और मोहम्मद शाह को क्या बोला जाता था? तो मोहम्मद जो शाह थे उसको रंगीला शासक बोला जाता था। तो आपसे प्रश्न में पूछा क्या है? लंपट मूर्ख। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जहादर शाह। अगला प्रश्न देखिए, बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? तो बंगाल का जो अंतिम नवाब था वह था मुबारक उद दौला। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कौन? मुबारक उद दौला, यानी ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। तो ये तो आपको मालूम होगा, बहुत बार पढ़े होंगे। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस जो पुस्तक है बी डी सावरकर के द्वारा लिखा गया था। तो बी डी सावरकर, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, और ये किसके बारे में बोला गया था? 1857 की जो क्रांति हुई थी, तो 1857 की क्रांति को ही इन्होंने बोला था कि दिस इज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ठीक है, कौन? बी डी सावरकर ने। अगला प्रश्न देखिएगा, वेद समाज की स्थापना किसने किया था? तो वेद समाज की जो स्थापना है साथियों, वेद समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में किया गया था, श्री धरलू नायडू जी के द्वारा। तो किसके द्वारा? श्री धरलू नायडू। तो धरलू नायडू कहां पर है? डी में है। तो श्री धरलू नायडू विल बी द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, पाइका विद्रोह। देखिए, पाइका विद्रोह काफी अभी चर्चा में रहा था। तो पाइका विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो लीडर आपसे पूछ रहा था। पाइका विद्रोह का लीडर थे जगबंधु। तो बख्शी जगबंधु विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। ये उड़ीसा में हुआ था पाइका विद्रोह 1917 से 1918 में। और ये क्वेश्चन को याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक बार फिर से देखिए, मैच नहीं है, मैच वाला जो है मैच नहीं है। अब यहां पर देखिए क्या पूछा गया, बंगाल गजट, इसके संपादक और संस्थापक जेम्स सिंह की, ये आपको मालूम है, ये मैच है। सोम प्रकाश क्या है? पत्रिका है। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर से रिलेटेड है, तो ये भी सही है। बंगदूत राजाराम मोहन राय, ये भी सही है। यानी उपरोक्त में से कोई नहीं मैच है, यानी सारे के सारे जो है ऊपर वाले, सारे के सारे ऊपर वाले मैच है। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला देखिएगा 20 नंबर में क्या पूछा जा रहा है आपसे? 20 नंबर आपसे पूछा जा रहा है, भारत में 3 विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था, एक कलकत्ता में, दूसरा मद्रास में और तीसरा बंबई में। अभी आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें इनमें से कौन से घोषणा के तहत जो है इनकी स्थापना हुआ था? तो इनकी जो स्थापना है ना, एक वुड्स डिस्पैच आया था 1854 में। कब आया था? 1854 में वुड डिस्पैच आया था, तो इसी के तहत किया गया था। प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1854 के वुड डिस्पैच। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, भारत में न्यायिक सेवा के जनक किसे कहा जाता है? तो साथियों, भारत में जो न्यायिक सेवा के जनक है ना, वो किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है वॉरेन हेस्टिंग्स को। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वॉरेन हेस्टिंग्स को भारत में न्यायिक सेवा का जनक माना जाता है। ठीक है, उन्होंने ही सबसे पहले जिले में एक दीवानी और एक फौजदारी न्यायालय की स्थापना किया, वॉरेन हेस्टिंग्स ने। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, कि वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा होगा, तो लग रहा होगा कि ये इनिशिएटिव अच्छा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि हमें भी थोड़ा सा इंक्रीमेंट मिलता। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई? और अगर आपको लगता है कि इस पब्लिकेशन का और मॉक टेस्ट करवाया जाए, कोई और पब्लिकेशन आपको लगता है, तो उसको भी कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता दीजिएगा, हम उसको भी खरीद के लाके आपके लिए अवेलेबल करवा देंगे। और जो पब्लिशर है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए ये चीज जो है वो स्टूडेंट के बेनिफिट के लिए किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो है सबसे बाद में घटित हुई थी? तो ये तो आपको डेट मालूम होना चाहिए, पूरा फैक्चुअल क्वेश्चन है। सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में कब मिला गया? तो सिंध को जो है अंग्रेजी साम्राज्य में कब मिला गया था? ये है 1800, मैं डेट लिख देता हूँ, आप उसके अनुसार इसको मैच कर। 47 प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। अब प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? 1845-46, 1845-46 में। उसके बाद तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध। तो तृतीय आंग्ल जो बर्मा युद्ध हुआ था 1885-86 में। और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ये तो आपको मालूम होगा 1856 में है।
तो इस अनुसार से आपसे प्रश्न पूछा गया था सबसे बाद में कौन घटित हुआ, तो सही आंसर होगा ऑप्शन के अनुसार से तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध, राइट। चलिए ये डेट भी याद रख लीजिएगा, पर रिवीजन कर लीजिए इसको। पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे, तो साथ पूना सार्वजनिक सभा के जो संस्थापक थे वो थे रानाडे, जोशी और चिपलुकर, ये तीनों थे। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है ना 1870 में हुआ था। कब हुआ था? 1870 में। और जिसकी स्थापना रानाडे, जोशी और चिपलुकर मिलकर तीनों ने किया था। तो सही आंसर हो जाएगा सभी, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है, ये इसमें आपसे पूछ रहा है कि कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे। ये राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन कांग्रेस जो है, तो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष आपने रट रखा होगा, जॉर्ज यूल, यानी ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए हमें मालूम है कि आप सभी लोग तैयारी कर रहे हैं और अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस सेट मारना बहुत जरूरी है। अब अपनी तैयारी को जब तक चेक नहीं कीजिए, कैसे पता चलेगा कि आपकी पढ़ाई जो है सही डायरेक्शन में। निम्नलिखित में से किस तिथि को बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए सबसे बड़ा चीज क्या है, आपको मालूम है 1905 में बंगाल विभाजन किया गया था, तो आप सभी को मालूम है। लेकिन आप क्या कर दिया है, 1905 सारे ऑप्शन में दिया है। तो आपको जब तक डेट नहीं मालूम होगा, तो 20 जुलाई था वो डेट। तब था 20 जुलाई को लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। कर्जन ने विभाजन किया था बंगाल का, लॉर्ड कर्जन ने, याद रखिएगा ये अभी। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को विभाजित किया था, 20 जुलाई की घोषणा, 20 जुलाई 1905 को। लंदन में कर्जन वायली की हत्या किसने की। बार बार ये एग्जाम में पूछा जाता है कि मदनलाल धिंगरा ने किया था। तो क्या हो जाएगा इसका, मदनलाल धिंगरा ने 1909 में कर्जन वायली की लंदन में हत्या किया था। 27 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। सहयोग आंदोलन, तो नन कोऑपरेशन जो है, नन कोऑपरेशन का जो प्रस्ताव है ये किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो ये किया गया था CR दास के द्वारा, यानी ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च एवं मुसोलिनी की रोम मार्च से किसने किया था। ठीक है, गांधी जी की जो दांडी मार्च था ना, उसकी तुलना नेपोलियन के पेरिस और मुसोलिनी के रोम मार्च से कौन करने वाला थे, तो ये सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। बी विल बी द करेक्ट आंसर, सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी। 1937 का जो चुनाव हुआ था ना, तो उसमें कांग्रेस में कुल बहुमत जो प्राप्त मिला था वो 5 प्रांतों में इनको पूर्ण बहुमत मिला। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, 30 है, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसको कहा जाता है। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता, ठीक है, तो समाचार पत्रों का जो मुक्तिदाता है वह कहा जाता है चार्ल्स मैटकॉफ को। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चार्ल्स मैटकॉफ। अब आइए क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31 आपसे पूछा जा रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने भूमिगत रेडियो का संचालन किया था। यूपीएससी के द्वारा कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जो हुआ था, उसमें भूमिगत रेडियो का आंदोलन का जो संचालन था वह किसके द्वारा किया गया था, तो वह किया गया था उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया और अरुणा आसाफली, ये तीनों मिलकर किए थे। ठीक है, ये सभी लोग थे, उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसाफली, ये सारे लोग जो है ना भूमिगत ग्राउंडेड होकर रेडियो का संचालन किया था। आंसर होगा ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट। तो ये तीनों का नाम याद रख लीजिएगा, भूमिगत रेडियो संचालन में कौन कौन थे, उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसाफली। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था, ये आप सभी को मालूम है कि गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, 1931 में, यानी ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस ग्रह के दिन का मान और अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। तो ग्रह का जो दिन का मान और अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान किसका हो सकता है। आपको मालूम है कि ये जो है मंगल का है, तो प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मंगल। चलिए, मंगल का 2 उपग्रह का नाम बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। मंगल के 2 उपग्रह है, उसका कमेंट सेक्शन में नाम लिख के बताइएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र में उगने वाले वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसमें उसको बोला जाता है ज़ेरोफाइट। क्या बोला जाता है, ज़ेरोफाइट। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ज़ेरोफाइट। क्वेश्चन नंबर 35 है, 35 क्या बोल रहा है, 35 देखिएगा, वर्मी कल्चर किससे संबंधित है। यह तो आप सभी को मालूम है, वर्मी कल्चर किससे है भैया, तो वर्मी कल्चर जो भैया है वह है केचुआ से। ठीक है, याद रखिएगा, केचुआ से वर्मी कल्चर जो है वह केचुआ से है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कर रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 36 कर रहा है, टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है। तो देखो भाई, टिहरी बांध परियोजना जो है वह किस पर है, टिहरी बांध परियोजना भागीरथी और
भिलंगना पर है, ठीक है। टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड में है। कहाँ पर? टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड में है, ठीक है। सिंचाई, जलपूर्ति और जल विद्युत, ये सारे के लिए यूज होता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भागीरथी और भिलंगना नदी पर। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? न्यूनतम जनसंख्या वाला जो राज्य है भारत का वह है सिक्किम। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। अब मैक्सिमम पूछे तो उत्तर प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 आइए। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या पूछा भाई? क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो कौन से सही सुमेलित है? देखिएगा, ये कुछ इंस्टीट्यूशन दिया हुआ है और उसके हेडक्वार्टर दिए हुए हैं। इंस्टीट्यूशन हेडक्वार्टर, अब इसमें आपसे पूछा वन अनुसंधान संस्थान क्षेत्र, तो देहरादून में आप सभी को मालूम है, यानी ये मैच है। सुमेलित है तो ये तो सही सुमेलित है, ठीक है। और अगला शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, तो ये शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है, यह भी बिल्कुल मैच। अगला हिमालय वन अनुसंधान संस्थान ये शिमला में है, यह भी बिल्कुल, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल द करेक्ट आंसर, सभी मैच है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, तो घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम जो है वर्ष 2005 में पारित किया गया था। प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए 2005। क्वेश्चन नंबर 40 आ जाइए। विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया था? भाई देखो, नैनो यूरिया संयंत्र जो है ना विश्व का पहला, वो गुजरात में 2022 में किया गया था, मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 7। भाई देखो 41 नंबर पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 41 है बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, ठीक है। 2022 का पुरस्कार किसको दिया गया था? ये दिया गया था मीराबाई चानू को। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार जो है ना मीराबाई चानू को, यहीं पर याद कर लो, ठीक है। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, अगर नहीं मालूम है तो याद कर लो, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 जो है मीराबाई चानू को दिया। भाई ये क्वेश्चन को 2-4 बार पढ़ो, अगर नहीं मालूम है तो अपने आप याद हो जाएगा, बाद में उसको करने की आवश्यकता नहीं है। जब आप एक चीज काम कर रहे हो तो उसी समय उसको क्रैक करने की कोशिश करो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन, देखो धर्म सम्मेलन जो होता है तो ध्यान रखना, 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? राष्ट्रपति मुर्मू के द्वारा जो है ये धर्म सम्मेलन जो है कहाँ पर किया गया है? ये भोपाल पे किया गया था, ठीक है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी भोपाल। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, हाल ही में भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं? यह तो मालूम है आपको, ये काफी न्यूज़ रहा था लिथियम का भंडार ना, तो यह हो सकता है बीपीएससी के नजर पर होगा, जम्मू कश्मीर। या लिथियम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, बजट 2023-24 में केंद्र सरकार ने कितने रुपये खर्च कर लक्ष्य रखा? तो वर्ष 2023-24 में जो केंद्र सरकार जो है ना वो 45 लाख करोड़ रुपए, 45 लाख करोड़ कहाँ पर है? यहाँ पर देखिए 45 लाख करोड़ यहाँ। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में हुए राज्यपाल की नियुक्तियों के संबंध में कौन सा सही है? अब ये कुछ राज्यपाल हैं, ये तो करंट अफेयर्स का है। देखिए आपकी एग्जाम देने से पहले आप एक बार जरूर इस सब प्रश्नों को जरूर देख के जाइएगा, कई बार चेंज हो जाता है, और खास करके टीचर वाले स्टूडेंट तो जरूर, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपको चीफ मिनिस्टर, राज्यपाल, अपॉइंटमेंट्स, और हम करवाएंगे आपके एग्जाम के 10 दिन पहले एक नया वीडियो अपलोड होगा इसका, जिसमें आपको सारे अपडेट मिलेंगे आपको, ठीक है। चलिए अभी फिलहाल के लिए देख लेते हैं फागु चौहान कहाँ के हैं। तो फागु चौहान वर्तमान में मेघालय, यहाँ पर देखिएगा मेघालय का है, कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए ये तो ऑप्शन ए में आपको कहाँ पर चला गया, फागु चौहान कहाँ का है? तो फागु चौहान जो है मेघालय में है, शिव प्रताप शुक्ल हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में शिव प्रताप शुक्ल, राजेंद्र या आर्लेकर कहाँ के हैं? तो आर्लेकर बिहार के हैं वर्तमान में। आर्लेकर जो हैं वो कहाँ के हैं? बिहार के हैं। और एक कौन बच गए? राधा कृष्णन, तो राधा कृष्णन कहाँ के हैं? झारखंड के हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो प्रश्न जो है ना ये अभी आपको उसी समय दिखेगा, अभी देखने का कोई मतलब नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा, द ब्लू बुक अ राइटर जनरल पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो द ब्लू बुक अ राइटर जनरल पुस्तक जो है वह लिखा गया है अमिताभ कुमार के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए अमिताभ कुमार। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा, फरवरी 2023 में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया था? तो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का जो आयोजन है वह फिजी में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? फिजी में। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, फिजी। 48 नंबर पर आ जाइए। 48 नंबर पर क्या बोल रहा है, किस देश के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी भारत के
74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे? तो ये थे मिस्र के। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मिस्र। ठीक है, याद रखिएगा इनका नाम एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी भारत के 74वें जो गणतंत्र दिवस हुआ था उस पर मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। अगला प्रश्न है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, याद रखिएगा इसको। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 के आधार पर नवाचार के मामले में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो ये 40वां स्थान रहा। नंबर 50 देखिएगा, दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी ने विकसित किया है? तो नोजल यानी नाक में डालने वाला, ठीक है, नेजल मतलब नाक में डालने वाला, भारत बायोटेक ने डेवलप किया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत बायोटेक। 51 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति से कौन सा काम संपादित नहीं होगा? अगर राइबोसोम की अनुपस्थिति होगा तो प्रोटीन संश्लेषण को होगा? नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या होगा? डी, क्या होगा? प्रोटीन संश्लेषण नहीं। क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा। ऐसे रोग जो बहुत समय तक बने रहते हैं उन रोगों को क्या कहा जाता है? देखो, बहुत ज्यादा समय तक बनने वाला रोग को क्या बोला जाता है? चीरकालिक, ठीक है ना, चीरकालिक कहलाता है। ठीक है, ज्यादा दिन तक रहने वाला, जैसे मधुमेह हो गया यानी शुगर हो गया, गठिया हो गया, दमा हो गया, ये सब जो है लंबे समय तक चलता है। क्वेश्चन नंबर 53 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या कर रहा है? इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो प्रकाश संश्लेषण किसी के द्वारा होता है? हरित लवक, यानी ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, प्रकाश संश्लेषित हरित लवक। क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा। निम्नलिखित में से सामान्यतः किसका उपयोग जो है पादप कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है? तो पादप कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला देख लो, क्वेश्चन नंबर 55 आओ। क्वेश्चन नंबर 55 में पूछ रहा है आपसे, फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है? तो फ्लोएम जो होता है ना, उससे जो होता है ऊपर और नीचे दोनों दिशा में होता है, तो इससे का आंसर हो जाएगा ऊपर और नीचे दोनों डायरेक्शन में। 56 देख लो। 56 में क्या कर रहा है? पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। तो पादप अपशिष्ट संचित किस में रहता है? पत्ती में भी रहता है, छाल में भी रहता है, और कोशिकाएं रिक्तिकाओं में भी रहता है, तीनों में होता है। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 देख लो। बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होता है। तो बीज रहित जो पौधे होता है उसको उत्पादन में सहायक होता है ऑक्सिन और जिबरेलिन दोनों। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑक्सिन और जिबरेलिन दोनों। 58 पे आ जाओ। 58 में क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से किस दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक यानी रियल इमेज के बारे में आपसे पूछ रहा है? तो रियल इमेज जो है आपको अवतल दर्पण में मिलेगा। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है, सामान्य नेत्र की अधिकतम दूरी जो है किसी वस्तु को साफ साफ देख सकता है? तो ये आप जो है ना अनंत, इसकी कोई दूरी नहीं है, आप कब तक देख सकते हैं? अनंत तक। अब मिनिमम अगर पूछता तो 25 सेंटीमीटर हो जाता। अगला देखिएगा, अगला क्या पूछ रहा है ना, यानी 25 सेंटीमीटर से लेकर के आप अनंत तक देख सकते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहलाता है? तो विद्युत धारा जो उत्पन्न होता है उसको बोला जाता है जनित्र। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जनित्र। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला क्या बोल रहा है? अब अगला है विस्थापन की दर को कहा जाता है। तो विस्थापन जो होता है, विस्थापन की दर को वेग कहा जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विस्थापन की दर को डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट नोन एज वेलोसिटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखिएगा। दो कणों के बीच के गुरुत्वाकर्षण बल होता है उनके बीच की दूरी के। तो दो कणों के बीच के जो गुरुत्वाकर्षण बल होते हैं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमणानुपाती होता है, यानी ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, वर्ग के व्युत्क्रमणानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 63 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से लवण का उदाहरण है। तो लवण में का कौन उदाहरण है? NaCl, सोडियम क्लोराइड, NaCl इज द एग्जाम्पल ऑफ लवण। अगला देखिएगा Mg है ना, मैग्नीशियम जो है +2 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा? 10। मैग्नीशियम के परमाणु जो संख्या होता है 12 होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 12 होता है। ठीक है, अब इसीलिए 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये त्याग देता है और जिसके कारण से इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 हो जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है यह। क्वेश्चन नंबर 65 साइंस से आ रहा है, सब केमिस्ट्री वाला प्रश्न है। द्विबंध वाले रासायनिक बंधन से बंधे परमाणुओं के मध्य कितने इलेक्ट्रॉन का साझा होता है? तो ये 2 बंध वाले जो होते हैं उसमें 4 परमाणु का जो है ना इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4। ठीक है, अगला देखिएगा 66 देखिएगा। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो है किसका अवयव है? तो लिक्विड पेट्रोलियम जो गैस है वो किसका अवयव है? वह लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो है ना वह ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन सभी का अवयव है, यानी डी विल बी द करेक्ट आंसर। 67 में आ जाइए। 67 में क्या बोल रहा है? 67 में कह रहा है एक सहसंयोजी यौगिक का नाम बताएं जिसका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। तो दैनिक जीवन में आप क्या यूज करते हैं? वाटर का है H2O,
यानी ऑप्शन ए। चलिए, एल्डिहाइड श्रेणी के यौगिक में निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाशील समूह विद्यमान होता है? एल्डिहाइड में CHO होता है, CHO, यानी ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। 69 देखिएगा, हमारे संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत है, तो नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? नीति निर्देशक सिद्धांत जो होता है हमारे संविधान में, उसको मतलब कानूनी अदालतों के द्वारा नहीं किया जा सकता, चेंज नहीं किया जा सकता है, अपरिवर्तनीय है, यानी ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल किया गया है। तो जो दिल्ली और निर्वाचित सदस्य है उसको 70वां जो 70 संविधान संशोधन है उसके तहत शामिल किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 70वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 71 में देखिएगा, सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की जो सबसे मेन फीचर्स है वो है सामूहिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो सामूहिक उत्तरदायित्व, यानी ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 देखिएगा, केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होता है? तो केंद्रीय जो सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसका उच्चतम अधिकारी होता है जो सचिव, मंत्रिमंडल का जो सचिव होता है वही सबसे उच्चतम अधिकारी होता है। आगे देखिए, अगला है 73, कैबिनेट सेक्रेटरी जिसको बोला जाता है। कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? अब कौन से इनमें ऑप्शन दिया हुआ है, कौन जो है स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? ए है सार्वजनिक स्वास्थ्य, बी है स्वच्छता, डी सी है कानून व्यवस्था, और डी है लोकोपयोग जो है उपयोगी सेवाएं। अब ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी में पूछा गया है एक क्वेश्चन, ठीक है ना। तब स्थानीय सरकार का मामला कौन नहीं है? तो कानून और व्यवस्था, इसमें नहीं है, पूछा गया है कानून व्यवस्था। ठीक है, अगला देख लीजिएगा। अब इसमें थोड़ा सा देख लीजिए, इसको डिफाइन में कर देता हूं अगर आपको दिक्कत आ रहा हो। यहाँ आपसे जो पूछा है ना स्थानीय सरकार का मतलब जो है वो है आपको पंचायत से, ठीक है, पंचायत से। तो पंचायत लॉ एंड ऑर्डर नहीं देखता है, लॉ एंड ऑर्डर देखता कौन है? स्टेट। ठीक है, अगला देखिएगा, विधायकों और सांसदों द्वारा ली जाने वाली जो शपथ है, प्रतिज्ञा पत्र का प्रारूप इस अनुसूची में वर्णित किया गया है। तो इनका जो शपथ का अनुसूची है वो है 3रा अनुसूची, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। 75 देखिएगा, 75 में क्या कह रहा है? राष्ट्रीय राज स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत वर्णित किया गया है? तो इनका जो वर्णन है वो किस में किया गया है? इनका वर्णन अनुच्छेद 49 में किया गया है, यानी DPSP। 76 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुसूचित जाति और जनजाति का जो प्रावधान है अनुच्छेद 335 में किया गया है, तो यानी अनुच्छेद 335 कौन है? ऑप्शन सी। 77 देखिएगा, आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है। तो आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है समाजवादी अर्थव्यवस्था का, समाजवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। 78 में क्या बोल रहा है? 78 में बोल रहा है निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र, थर्ड जो है टर्शियरी सेक्टर जो है, टर्शियरी सेक्टर के अंतर्गत कौन आता है? तो टर्शियरी सेक्टर के अंतर्गत वस्तुओं का परिवहन आता है। ठीक है, यह जो गया है उसमें वस्तुओं का परिवहन जो है वो टर्शियरी सेक्टर में आएगा। अगला देखिएगा, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? तो वर्तमान में जो है शहरीकरण का स्तर जो है वो 16.2 है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 16.2। अब देखिए अगला है क्वेश्चन नंबर 80 है, केंद्रीय बजट 2023-24 में निर्धारित विकास की 7 प्राथमिकताएं जिसे सप्त ऋषि का नाम दिया गया है में शामिल है। तो देखिए सप्त ऋषि में है ना, ये सारे के सारे जो है वो शामिल हैं। ठीक है, उसमें जैसे वित्तीय क्षेत्र हो गया, युवा शक्ति हो गया, हरित विकास हो गया, निहित क्षमताओं का विस्तार हो गया, बुनियादी ढांचा हो गया, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना हो गया, और समावेशी विकास, ये सारे के सारे आते हैं। ठीक है, 81 देखिएगा, बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो भूतात्विक दृष्टि से खड़गपुर का जो पहाड़ी है वह पुराना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खड़गपुर का पहाड़ी। 82 देखिए, 82 में क्या बोल रहा है? निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है? तो भारत और श्रीलंका के जो मध्य है वह है रामेश्वरम। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रामेश्वरम। 83 आ जाइए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है?
अब देखिए भारत की जो सबसे लंबी नदी है बहने के अनुसार से वो है गंगा। अगला देखिएगा रेगुर किसका नाम है, तो रेगुर आपको मालूम है कि काली मिट्टी का नाम क्या है, रेगुर है। क्वेश्चन नंबर 85 देख लीजिए, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है, तो एक निश्चित जो आकृति में तारा है उसको बोला जाता है नक्षत्र, ऑप्शन बी। अगला देख लीजिए विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को, यानी ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। 87 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, क्वेश्चन नंबर 87 है, यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री का अंतर होता है तो उन दोनों के स्थानों के बीच में अंतर क्या होगा, 90 डिग्री, ठीक है 90 डिग्री, तो 15 डिग्री बराबर क्या आपको मालूम है, देखिए 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, तो 90 डिग्री बराबर टोटल हो जाएगा 6 घंटा, ठीक है राइट, यानी ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, 6 घंटा, ठीक है। निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है, तो हिंद महासागर की धारा कौन नहीं है, वेनेजुएला की धारा जो है हिंद महासागर की धारा नहीं है। अगला देखिएगा, इनमें से कौन सा झील उत्तरी अमेरिका के ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है, उत्तरी अमेरिका के ग्रेट लेक्स का हिस्सा जो नहीं है वो है बियर, क्या है, बियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 90 क्या बोल रहा है कि जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, तो जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू है वो है पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन, क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। अगला आइए क्वेश्चन नंबर 91, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होता है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि किसके कारण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो होता है पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैस बढ़ता है। अगला देखिए कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ था, तो कार्बन क्रेडिट जो है ना क्योटो प्रोटोकॉल में शुरू हुआ था, कहाँ पर, क्योटो प्रोटोकॉल में हुआ था, ऑप्शन ए। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर, है ना, ये तो आपको रटा होना चाहिए, 16 सितंबर ओजोन परत संरक्षण दिवस, ओजोन डिप्लीशन वाला। क्वेश्चन नंबर 94 देखिएगा, राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है, तो वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार किसमें दिया जाता है, ये दिया जाता है आपको शैक्षिक और शोध संस्थाओं को, वन एवं वन्यजीव अधिकारियों को, वन्यजीव संरक्षकों को, इन सभी को दिया जाता है। अगला देखिए, भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है, भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है, तो भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान मुंबई में, लखनऊ में, नई दिल्ली में, बेंगलुरु में, कहाँ पर है आपको भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान, तो नई दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली चिड़ियाघर को वर्ष 1982 में राष्ट्रीय प्राणी उद्यान का दर्जा दिया गया था, इसको ही नेशनल जूलॉजिकल पार्क बोला जाता है इसको, ठीक है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किसकी जो है माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया नामक पुस्तक की रचना पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, तो माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया नामक पुस्तक जो है ना ये किसका है, यह है महात्मा गांधी का, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। 97 बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या, तो ये तो आप सभी को मालूम है बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितना है, 243 है, और बिहार विधानसभा में है, और विधान परिषद में अगर पूछ दे तो 75। अगला देखिएगा 98 का, 98 में क्या बोल रहा है कि पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित कौन है, तो पर्यावरण संतुलन से संबंधित अगर बात आएगा तो ये सारे के सारे जो है पर्यावरण संतुलन में आ जाएंगे, है ना, ये सारे के सारे, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। 99 में देखिएगा, 99 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है, तो कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र आता है, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है वह धान का खेत होता है, धान का खेत इज द कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। अगला देखिएगा पारिस्थितिकी, क्योंकि देखिए वन जो है नेचुरल है, झील नेचुरल है, घास का मैदान नेचुरल है, पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययता यह किस आंदोलन का नारा है, यह जो है चिपको आंदोलन का नारा है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चिपको आंदोलन। अब जो आगे दिया हुआ है ये सारे के सारे मैथ के प्रश्न हैं, इसको आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो आज की जो है जर्नी यहीं तक समाप्त करते हैं। आपको सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइएगा, और अगर आपको लगता है कि और भी अदर्स मॉक टेस्ट को कवर करवाया जाए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा।